गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सबका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और प्लीज़ उसके पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या है मॉर्निंग का थॉट, और इसके बाद कल की न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके। नेपोलियन हिल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी साहित्यकार थे, एक अमेरिकी लेखक थे, जिन्होंने कहा कि ज़्यादातर महान लोगों ने अपनी जो सबसे बड़ी सफलता है, वो अपनी सबसे बड़ी असफलता से सिर्फ एक कदम आगे जाकर हासिल करी है। यानी कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपने कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे वो पाना है, तो उसके लिए लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। और अगर आप असफल हो जाते हैं तो पीछे आना नहीं है, बल्कि अपने अंदर इम्प्रूव करके फिर से चलते रहना है। तो निश्चित ही आप जो असफलता आपको मिली है, एक दिन वो जो हार मिली है वो एक दिन जीत में ज़रूर बन जाएगी। तो एक सुंदर सी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। आइए बात करते हैं बेस्टिल डे परेड के बारे में। जैसा कि फ्रांस के बारे में हम सबको अच्छे से पता है, और हमने ये बात भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि फ्रांस ने अपने बेस्टिल डे परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 3 दिन की यात्रा पर फ्रांस और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। ठीक है, और वो अभी पहुंच गए हैं फ्रांस में। तो 14 जुलाई को फ्रांस का बेस्टिल डे परेड होता है, जिसको फ्रेंच राष्ट्रीय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रेंच में हम इसे फेते नेशनेल फ्रेंक्राइज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, बेस्टिल दिवस परेड इसलिए किया जाता है फ्रांस में रेगुलर, हर साल इससे कराया जाता है, क्योंकि इस दिन जो बेस्टिल था उसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, जब फ्रांस को आज़ादी मिली थी 1789 की बात है। ओके। तो पहली बार जो है ये बेस्टिल डे परेड फ्रांस जब आज़ाद हो गया था, उसके बाद 14 जुलाई को 1880 में, कब? 14 जुलाई को 1880 में आयोजित करा गया था। ठीक है। तो उसके बाद से रेगुलर ही फ्रांस में ये जो परेड है वो आयोजित करी जाती है। तो हमने बात कर ली बेस्टिल डे परेड के बारे में, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस के एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में। तो जैसा कि हमने ये भी बात करा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, और साथ में मैं आपको बता दे दूं कि भारत की एक सेना की टुकड़ी भी वहां पर गई है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पंजाब रेजिमेंट और साथ में जो राजस्थान का राजपूताना रेजिमेंट है ना, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भारत की जो सेना गई है उसमें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां हैं। ठीक है, यानी तीनों सेनाएं शामिल करी गई हैं, और लगभग 269 जो सैनिक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेस्टिल डे परेड में भारत की तरफ से। क्लियर? और कुल कितने सैनिक होंगे? तो कुल इसमें 7,800 सैनिक शामिल हैं, जिसमें पैदल भी हैं, कुछ गाड़ी पर हैं, घोड़ों पर हैं, कुछ विमानों पर हैं, है ना? ठीक है, क्लियर? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा स्टार्ट हो गई है, और 13 जुलाई को ये पहुंच गए हैं। कहाँ पर? फ्रांस में। और ये 2 दिन वहां रहेंगे और उसके बाद ये संयुक्त अरब अमीरात आएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि फ्रांस और भारत के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसके 25 साल पूरे हुए हैं। कितने साल पूरे हुए हैं? तो 25 साल पूरे हुए हैं। तो इसकी खुशी को जाहिर करने के लिए दोनों देशों के द्वारा इस वर्षगांठ को मनाने के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया गया है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर? तो हमने बात कर ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस यात्रा और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बारे में। अच्छा देखो, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, के साथ इनकी वार्ता होगी। और जो यूएई है यानी जो संयुक्त अरब अमीरात है, उसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। ठीक है, तो ये अबू धाबी जाएंगे और वहां पर यहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच में कुछ टॉपिक को लेकर, स्वास्थ्य देखभाल के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, रक्षा और संस्कृति के लिए, ऐसे टॉपिक पर बात किया जाएगा, और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए काम करने के ऊपर ये जो वार्ता है वो रखी गई है। क्लियर? यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में हमने बात कर ली। देखिए, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रांस यूरोप का एक देश है।
ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। ओके। यूएई, जब पश्चिमी एशिया का मैप देखोगे तो वहां पर आपको यूएई देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब जो यूएई है इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। क्या है राजधानी? अबू धाबी। और मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है, उसने डिसाइड किया है 2 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करी है। एक जो न्यायाधीश है, एक जो चीफ जस्टिस है, वो कहाँ के थे? तो एक चीफ जस्टिस थे तेलंगाना स्टेट के और एक चीफ जस्टिस थे केरला स्टेट के। तो इन दोनों को सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर दिया गया है एज अ न्यायाधीश, एज अ जस्टिस। और अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 33 हो गई है। क्लियर? अच्छा देखो, अच्छा इनके नाम क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश वेंकट नारायण भट्टी, इनको नियुक्त किया गया है। पहली बात। अच्छा, अब ये हमें जानना है कि ये कब से तेलंगाना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे थे। तो 28 जून 2022 से ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। वहीं पर जो जो वेंकट नारायण भट्टी हैं, वो केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए थे। कब? मार्च 2019 को। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो 2 न्यायाधीश उज्ज्वला भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी, इनकी नियुक्ति करी गई है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और आपको संख्या जरूर याद रखनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 33 हो गई है। देखिए, नमाज पर फैसला दिया था जस्टिस भट्टी ने, जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। और जो जस्टिस भुइयां थे वो अपने पिता के साथ वकालत करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे क्या है कोलेजियम सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जितने भी जस्टिस की नियुक्ति होती है या उनका ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या उनको वापस बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, इसमें ये जो कोलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी जो सीजेआई होता है वो, और साथ में ही जो 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो इस टीम में या इस कोलेजियम प्रणाली में शामिल होते हैं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और उसके बाद सरकार की क्या भूमिका होती है? तो देखो, फाइनल जो डिसीजन है इस कोलेजियम प्रणाली का ही होता है, और उसके बाद उनका नाम जो है सरकार को दिया जाता है। फिर सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार जो है ये जो सिस्टम है यानी उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, प्रोसेस कराती है, और उनका नाम फाइनली जो मीडिया में है वो देती है, या फाइनली उनके उनकी नियुक्ति का या उनके ट्रांसफर का आदेश जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से जो हाई कोर्ट है उसमें भी जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ में ही जो वहां पर भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं या जो जस्टिस होते हैं, दो दो चीफ जस्टिस, सॉरी, एक चीफ जस्टिस और 2 जो जस्टिस होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनकी एक टीम बनाई जाती है और वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है ये। तो देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है तमिलनाडु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है और साथ में ही जो EKVI एयर है, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता किस बात के लिए हुआ है? समझौता इस चीज़ के लिए हुआ है कि तमिलनाडु में एक फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तमिलनाडु का फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला जाएगा तमिलनाडु के लिए। और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है DGCA के द्वारा, यानी कि जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और ये कौन खोलेगा? तो ये खोला जाएगा EKVI एयर लिमिटेड के द्वारा। बात समझ में आ गई?
अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि देखो तमिलनाडु का ये फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पूरे भारत के बारे में बात करें तो पूरे भारत में इस तरीके के 36 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको डीजीसीए के द्वारा मंजूरी पहले ही दे दी जा चुकी है। अब इसके माध्यम से क्या कराया जाएगा? देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो निश्चित रूप से ये जो पायलट हैं उन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम करेगा, या जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्होंने कोई एग्जाम इस तरीके का क्वालिफाई करा है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद जो नई नई तकनीकों के साथ में उनकी ट्रेनिंग कराने का काम भी करेगा। और एक तरीके से जो विमान उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए EKVI एयर लिमिटेड के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें जो DGCA है उसका पूरा साथ भी दे रही है। ओके, तो तमिलनाडु में फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाएगी, किसके द्वारा? तो EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? तो हमने बात कर ली तमिलनाडु के बारे में। आइए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये नागरिक उड्डयन के लिए जो भी नियम है उसको बनाने का काम करती है, सेवाओं को सुनिश्चित करती है और पॉलिसीज बनाती है, उसको लागू लागू करवाती है, और अगर कहीं पर नियमों की अवहेलना हो रही है तो उसके लिए सजा भी दे सकती है। ठीक है, साथ में ही भारत सरकार के साथ साथ जो निजी उद्योग भी हैं, यानी जो आप देखते हैं कि प्राइवेट जेट भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट जेट कंपनियां भी हैं जो काम करती हैं, तो उसकी अनुमति के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, पायलटों की नियुक्ति के लिए जो सारा डिसीजन है वो DGCA के द्वारा लिया जाता है, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा लिया जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लिया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ है। टाई अप किस चीज़ के लिए हुआ है? टाई अप इस चीज़ के लिए हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वहाँ वहाँ पर 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना शुरू करी जाएगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना शुरू की जाएगी। कितने की? 800 मेगावाट की। कितने की? 800 मेगावाट की शुरू करी जाएगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और NTPC के सहयोग से। अच्छा, इसमें जितना भी खर्चा आएगा, जो भी इसमें अमाउंट आएगा खर्चे का, उसका लगभग 50% दोनों देंगे, यानी 50% NTPC देगी और 50% कौन देगा? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देगी। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी बिजली की खपत होती है, 800 मेगावाट की जो इसकी क्षमता है, इसकी वजह से लगभग 25% का हिस्सा इस सोनभद्र जिले के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के माध्यम से प्राप्त कर लेगा उत्तर प्रदेश। क्लियर? अच्छा, देखो ये जो ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं हैं, ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं हैं, इसमें हाई टेम्परेचर के साथ साथ में जो हाई प्रेशर है उसका उपयोग करके एनर्जी जनरेट करी जाती है। ठीक है, तो अच्छा, इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा? देखो यूपी में जो बिजली की जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है पूरे भारत की तुलना में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से बिजली की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो उसको पूरा करने के लिए, उद्योगों की डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा समझौता किया गया है यूपी गवर्नमेंट के साथ साथ। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। अच्छा, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, यानी उसके MD और चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTPC के, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। वाराणसी का एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन करवाया जाएगा टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन है ये, तो इसमें
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदिर हैं, साथ में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से संबंधित जो उनके मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, यानी उनका जो मैनेज करते हैं, वो सारे इसमें शामिल होंगे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाएगी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी जाएगी जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनके द्वारा। किसके द्वारा करी जाएगी? आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनके द्वारा करा जाएगा। अच्छा, देखो, ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, इसमें ये आयोजन किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मंदिर है, मठ है, या जो भी गुरुद्वारे हैं, उनकी साफ सफाई के लिए, और जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको मैनेज कैसे करें, किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करें, कैसे उसका संचालन करें, इन सब विषयों को लेकर चर्चा करी जाएगी। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो में, जो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन में होगा 22 से 24 जुलाई के बीच में। ओके, क्लियर? अच्छा, देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत का जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, उसके सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है, अतुल्य भारत अभियान के तहत। ठीक है, क्लियर? अच्छा, देखो, ये किस चीज़ पर बात करेंगे? तो जैसा कि समझ में आ गया है कि इम्पावरिंग द गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड टेम्पल इकोसिस्टम। ओके। अच्छा, साथ साथ में इसमें मैं आपको बता दूं कि 25 देशों के 450 जो मंदिरों या गुरुद्वारों, मठों, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। कहाँ से? 25 देशों के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से संबंधित है। क्लियर? इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि जैसा कि हम सब कहते हैं कि भारत मंदिरों का देश है, तो जो मंदिरों की एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसकी साफ सफाई के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें सुधार के लिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये सम्मेलन किया जाएगा। और साथ में ही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के तहत इसको कोलैबोरेट कौन कर रहा है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको कोलैबोरेट किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, देखो, अब जो न्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे देश का जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा आसियान सचिवालय और जो भारत का आयुष मंत्रालय है ना, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सहयोग से 20 जुलाई को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा आयुष मंत्रालय, यानी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो इसके ऊपर काम करते हुए भारत और जो आसियान के देश हैं, उनके बीच में नई पॉलिसी के माध्यम से जो प्राकृतिक दवाएं हैं, उनके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और जो पारंपरिक तरीके चले आ रहे हैं चिकित्सा के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता किया जाएगा, और आसियान सचिवालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें 75 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, यानी कि 75 इसमें लोग हैं जो भाग ले रहे हैं, और जिसमें 8 जो आसियान देश हैं उनके भी प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे, वर्चुअली भाग लेंगे, है ना। कहीं पर सम्मेलन हो नहीं रहा है, इसको वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। 75 इसमें सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। और जो आसियान में कितने देश हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आसियान में 8 देश हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली का जो विज्ञान भवन है, नई दिल्ली का जो विज्ञान भवन है, वहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की जाएगी, यानी पारंपरिक तरीके से कैसे किसी रोग का इलाज किया जाता है, इन सब विषयों को लेकर बात करी जाएगी। प्राकृतिक दवाओं के इस्तेमाल पर चर्चा की जाएगी। आयुष मंत्रालय के बारे में बात करें, तो आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2014 में। और स्पेशली, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि आयुष मंत्रालय स्पेशली जो प्राकृतिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से जो चिकित्सा की जाती थी, जैसे आयुर्वेद है, योगा है, होम्योपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा थी, है ना, तो उसके माध्यम से उपचार करने के लिए
साथ में ही उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो रिसर्च है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। और ये भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। ओके, आइए बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में, जिसके कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई है किस नंबर की? 11वीं बैठक हुई है। कहाँ पर? 13 जुलाई को हुई है कोलंबिया के कार्टाजेना में। यानी कोलंबिया के कार्टाजेना में कार्यकारी बोर्ड किसके कार्यकारी बोर्ड? तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का जो कार्यकारी बोर्ड है, इसकी 11वीं बैठक हुई है 13 ऑफ जुलाई को कोलंबिया के कार्टाजेना में। इस बात को याद रख लेना। भारत की तरफ से 3 सदस्य गए हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उनके द्वारा करा गया है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो थीम ये है कि क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण, इसके साथ में ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन करा गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में केप टाउन में इसकी जो 10वीं बैठक थी, इसका आयोजन करा गया था, जिसमें भारत के जो सीईसी हैं, सीईसी का मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद से उसकी जो अध्यक्षता है वो केप टाउन को सौंपी थी। ओके, यानी कि जिस देश में इसका सम्मेलन होता है, कार्यकारी बोर्ड की जो बैठक होती है, उसके बाद दूसरे देश को सौंपी जाती है इसकी अध्यक्षता। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में, जिसकी कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई है 13 ऑफ जुलाई को। कहां पर? कोलंबिया के कार्टाजेना में। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज क्या है, इसके बारे में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन आपको पता है कि हम किसी संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में डिटेलिंग जानकारी हमें होनी चाहिए, डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पर जो चुनाव का प्रबंधन है, यानी जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है, उसमें सुधार करने के लिए, लोकतंत्र के प्रसार के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए, एक दूसरे से जो अनुभव है उसको शेयर करने के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज काम करती है। बात समझ में आ गई? स्किल डेवलपमेंट का भी काम करती है, नए विचारों को भी शामिल करती है। और अभी मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में तो इसमें 111 देश शामिल हैं, जिसमें 120 जो चुनावी प्रबंधन निकाय होते हैं, यानी जो एजेंसियां हैं, कोई संगठन है, वो शामिल है। और इसके अलावा 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल किए गए हैं। स्पेशली जो चुनाव की पद्धतियां हैं उसमें सुधार करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, नए विचारों को शामिल करने के लिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? इंडिया ए वेब सेंटर क्या है? तो देखो, सितंबर 2019 में, कब? सितंबर 2019 में ये डिसाइड किया गया कि भारत में इंडिया ए वेब सेंटर की स्थापना करी जाएगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में, है ना? तो नई दिल्ली में इंडिया ए वेब सेंटर स्थापित कर दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इंडिया ए वेब सेंटर के द्वारा एक जर्नल प्रकाशित किया जाता है, यानी एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, एक जर्नल प्रकाशित किया जाता है। उसका नाम क्या है? तो ए वेब इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन, ए वेब इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन नाम का जो जर्नल है वो प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? इंडिया ए वेब सेंटर के द्वारा। और ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसको बनाने का डिसीजन कब लिया गया था? तो सितंबर 2019 में इसको बनाने का डिसीजन लिया गया था। क्लियर? आई होप कि आपने क्लास एंजॉय करी होगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी जो भी आपको मटेरियल है वो कहाँ पर मिल जाएगा? तो टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा। फिर से कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।